हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पूरे किताब के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। टोटल 20 प्रश्न देंगे, लगभग 20 प्रश्न इस वीडियो में हम बताएंगे और इस 20 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में यही 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। लिख करके ले लीजिए, याद करके जाइएगा, 100% गारंटी है कि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के अलावा आपको किसी और क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें याद करेंगे तो आपसे याद हो नहीं पाएगा। तो कुछ सिलेक्टेड चीजों को याद करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, जो आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और सारे उत्तर को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और एक एक उत्तर को सबको तैयार करते हुए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देनी है और उसका हमें मात्रक बताना है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। किसे कहते हैं, किसी रखे परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति जो होती है ना, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपन में Q नॉट। ठीक है, अब इससे हम इसकी मात्रक की गणना करें तो F को हम बल कहते हैं जिसका मात्रक न्यूटन होता है, और Q नॉट को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, और इसका मात्रक कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम जो है इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा और इसके मात्रक को याद रखिएगा, इसका सूत्र भी याद रखिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। बोर्ड की तैयारी आपकी बेस्ट होगी। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी और आज जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच भी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा हमें देनी है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, एक प्लेट को दिया गया आवेश और उस दोनों प्लेटों के बीच जो भी विभवांतर होता है उनके अनुपात के बराबर होता है संधारित्र की धारिता। तो C बराबर Q अपन में भी एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बार बार पूछा गया सारे क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध में से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को भी याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो इसका आंसर देखिए, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। ठीक है, जब सेल से बाहर होती है तब वो किससे कहां से बहती है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है धारा, वैद्युत धारा। और जब सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर जो धारा होती है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न जो अवरोध होता है, अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो उसी अवरोध को जो हमारे वैद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा को याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में लिखिए और बीमा सूत्र भी बताइए। ठीक है, तो बीमा सूत्र भी बताना है, इसका मात्रक भी बताना है और इसकी परिभाषा भी देनी है। तो धारा घनत्व क्या होता है, इसका परिभाषा देखिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझ गए। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। किसे, धारा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है J बराबर में I अपन में Q, इसका फार्मूला होता है J बराबर I अपन में A। ठीक है, I हमारे पास वैद्युत धारा है और A जो है ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये एकांक क्षेत्रफल है। तो एमकेएस पद्धति में इसके मात्रक की बात करें तो I का मात्रक यानी I धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। इसके बीमा की बात करें तो बीमा इसकी m0 L के पावर -2 T के पावर 0 A के पावर 1। ठीक है, तो ये इसका जो है बीमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें बतानी है। तो किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई तथा बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई याद रखिएगा और धारा घनत्व जे याद रखिएगा। इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो से हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर ई अपन में जे, ये एक फार्मूला निकल के आता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो जरूर तैयार रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल क्या है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो है गतिमान आवेश होते हैं, लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले जो चुंबकीय बल होते हैं उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल किसे कहते हैं, समझ में आ गई। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट में लिखा है हमने, कंडीशंस है यहाँ पे। यदि क्यू आवेश भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस कार्य को करने वाला लॉरेंज बल जो होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सूत्र। लॉरेंज बल के लिए सूत्र हमारे पास आ गया F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। इसका आंसर लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इसका जो रेखीय समाकलन होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो क्या होता है, पथ द्वारा घिरा हुआ नेट धारा आई के म्यू नॉट गुना होता है। तो अगर हम वेक्टर बी इंटू में डीएल का हम इंटीग्रल करें तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई आ जाता है। इसके लिए सूत्र जो निकल के आता है ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सूत्र को याद रखिएगा और इसके जो कथन है एम्पियर के नियम के, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिगर द्वारा भी आप दर्शा सकते हैं। एक हमारे पास एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे हम एक बंद लूप की गणना करते हैं। तो एक यहाँ पे हमने बंद पृष्ठ बनाया जिसकी अल्पांश लंबाई जो है डीएल है और इसका जो त्रिज्या है आर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस फिगर को भी बना करके एम्पियर के परिपथीय नियम को दिखा सकते हैं, एग्जामिनर ज्यादा खुश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और उसका मात्रक लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बल कहलाता है। और इस तरीके से यहाँ पे बात करें इसके मात्रक की, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसके फॉर्मूला की बात करें तो टाउ मैक्स बराबर में एम इंटू में बी हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इसका मात्रक और इसकी परिभाषा याद रखिएगा, आपसे पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर तैयार करके जाइएगा। इसका उत्तर लिखना है, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। ठीक है, जो बायो और सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र के बीच अध्ययन प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। इस प्रयोग में उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश को हम डेल्टा एल या डीएल कह सकते हैं, ठीक है, के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी या डीबी हम कह सकते हैं, यानी सूक्ष्म हमारा वहां पे सूक्ष्म वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, निम्न सूत्रों में निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो डेल्टा बी बराबर में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बायो सेवर्ट के नियम द्वारा ये फॉर्मूला निकला। बायो और सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने इस फॉर्मूले को व्युत्पन्न किया। ठीक है, व्युत्पन्न किया। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% याद रखिएगा। इस पे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो आपको ये डायरेक्टली बायो सेवर्ट का नियम ही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रख के जाइएगा, याद करके जाइएगा, बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नति कोण तथा दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, नति कोण किसे कहते हैं और दिक्पात कोण किसे कहते हैं, इसको थोड़ा जान लीजिए। नति कोण की बात करें तो नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ठीक है, तो
तो क्षैतिज दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं नति कोण। उसके बाद से दिक्पात कोण की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को हम उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल परिभाषा है, इन दोनों को याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके नियम है, ये आपसे पूछ ले जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसमें हमें स्वप्रेरण की परिभाषा बतानी है, उसके बाद से स्वप्रेरण गुणांक की हमें बीमीय सूत्र भी लिखनी है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले समझेंगे स्वप्रेरण होता क्या है। ठीक है, इसको देखिए, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना जो होती है स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं? अगर किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी यानी ईएमएफ भी उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, उस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। और स्वप्रेरण गुणांक के बीमीय सूत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र जो होता है ml के पावर 2 t के पावर -2 a के पावर -2 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ml के पावर 2 t के पावर -2 a के पावर -2, ये होता है स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 13 है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम की बात कर रहा है, तो इसका आंसर लिखेंगे जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही होता है हमारे पास फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था उसने, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पढ़िए। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यदि यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तक वो धारा बहती है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहती है और यह धारा तब तक बहती है जब तक कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं? वैद्युत अनुनाद क्या होता है, इसी का आंसर आप जरूर याद करके जाइएगा। देखिए, किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यता के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, वैद्युत अनुनाद कहलाती है। ठीक है, वैद्युत अनुनाद कब कहलाती है? जब प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यताओं के मान परस्पर निरस्त हो जाएं तो वह स्थिति जो होती है वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। विस्थापन धारा क्या है और इसका सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए, इसका आंसर किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो किसी समय के साथ जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होगा उसे हम कहेंगे विस्थापन धारा। अब इस तरीके से इसके फॉर्मूला की बात करें तो ID बराबर में एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपन में dt हो जाएगा। फाई बराबर E आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि फाई वैद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ पे E इंटू में A आ जाता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो एप्सिलॉन नॉट A dE अपन में dt ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से विस्थापन धारा का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ID बराबर एप्सिलॉन नॉट A dE अपन में dt, या आप इस फार्मूला को भी याद रख सकते हैं। और फाई बराबर E आपको पता है तो इस फार्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इसका जो परिभाषा है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा आंसर को बड़ा करने के लिए आपको लिखना है, दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत
किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है और इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है न्यूनतम यानी लगभग 0 के बराबर होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है यानी 0 से अधिक होती है। इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा आपको ये कहानी पढ़ लेनी है, कहानी की जैसे याद कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी उतना घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराने की जरूरत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेलस का नियम क्या है। ठीक है, तो जो परिभाषा वाले प्रश्न आते हैं ना, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, किसी किसी सेट में तो होगा कि आपके बहुत कम आते हैं, लेकिन किसी किसी सेट में केवल परिभाषा वाले ही प्रश्न छप जाते हैं। ठीक है, तो मेलस के नियम की बात करें तो वैज्ञानिक ईटेन लुई मेलस ने सिद्ध किया कि यदि किसी पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 निम्नांकित सूत्र द्वारा व्यक्त की जा सकती है। I1 बराबर में I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास सूत्र निकल के आता है, ये मेलस के नियम से निकल के आता है। यह मेलस का नियम कहलाता है, यही सूत्र जो है मेलस का नियम कहलाता है। इस तरीके से अगर आपको लिख देना है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर देखिए, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन समझ में आ गई कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का हम उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं, और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसके फार्मूला की बात करें तो W बराबर में h न्यू नॉट हो जाएगा, या W बराबर में hc अपन में लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसके फार्मूले को याद रखिएगा, दोनों फार्मूला याद रखिएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं। ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या होती है, इसको समझिए। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होता, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो कम आवृत्ति का फोटॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में जो सक्षम नहीं होता है, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो 21 नंबर प्रश्न हमारे पास है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए इसका आंसर, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, देखिए इस बात को, इस घटना को याद रखिए। जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, उपयुक्त आवृत्ति वाला जो प्रकाश डाला जाता है किसी धातु पर, तो उसके पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको किसी लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चन लगभग बता दिए और पिछली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इस 22 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में अगर परिभाषा वाले प्रश्न की बात करें तो इन्हीं प्रश्नों में से आएगा, 100% कंफर्म है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है हमारे पास, क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, क्यूरी का मान कितना है। ठीक है, क्यूरी का मान कितना होता है और किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, इसे हमें बताना है। तो देखिए क्यूरी को थोड़ा समझते हैं। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं, यदि, देखिए इसकी परिभाषा, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। इसको इस तरीके से हम परिभाषित कर देंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1 क्यूरी बराबर 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस तरीके से क्यूरी के भौतिक राशि के मात्रा की बात कर लेंगे और क्यूरी के मान की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके जो क्यूरी के नियम है समझ में आ जाएंगे। आशा करता हूँ ये 22 क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, और
और 100% कंफर्म है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ना, इन्हीं 22 प्रश्नों में से आएंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी परिभाषा वाले प्रश्न हैं और सूत्रों वाले प्रश्न हैं, आप आसानी से इनको याद कर लीजिएगा। और जितने भी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के सूत्रों पे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा सारे सूत्रों, सारे परिभाषाओं को। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा आपके न्यूमेरिकल के लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।